तो जाते ही ये दूसरे शरीर की किडनी इसमें जाएगी, तो इनका प्रतिरक्षा जो है उसका विरोध। और ग्राफ्ट जो है, कोई भी शरीर में ऑर्गन को डालना ग्राफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ग्राफ्ट जो है वो रिजेक्ट कर देगा इन। यस, गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है भैया? हाउ इज द जोश? वेरी हाई। पेपर जैसे जैसे फॉर्म की डेट लास्ट आने वाली है ना, किस किस का फॉर्म नहीं भरा अभी तक? जिसने फॉर्म नहीं भरा हो वो लोग हाथ खड़े करो। वाह भाई साहब, तालियां। सबने भर दिया यानी, है ना? वेरी गुड। डेट भी निकलने वाली होगी अब, है ना? यूनिवर्सिटी का नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, RUHS इन शॉर्ट, जो अपने राजस्थान की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो MBBS, हाँ, और BSc नर्सिंग दोनों करवाती है। ओके, तो देखिएगा साथियों, हमने बात की भाई साहब, सबसे पहले तो हमने इम्यूनिटी पर बात की थी। किस पर की थी बेटा? कि हमारे शरीर में दो टाइप का इम्यूनिटी होता है। एक ऐसा इम्यूनिटी जो जन्मजात आता है, यानी कि बर्थ के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर आता है, उसको हम इनैट इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनैट इम्यूनिटी। ऐसा इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद बच्चा खुद एक्वायर करता है, उसको हम अर्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? फिर मैंने कहा मेरे दोस्त कि इनैट भी और एक्वायर्ड भी दोनों तरह का हो सकता है। या तो वो हमारे शरीर ने खुद बनाया, और या हमने पैसिवली निष्क्रिय रूप में बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। अगर पैसिवली निष्क्रिय रूप में बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया हो तो वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है, निष्क्रिय इम्यूनिटी कहलाता है। और अगर हमारे खुद के शरीर ने ही उसको डेवलप किया है पैदा होने के बाद, तो वो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। यानी कि इम्यूनिटी दो टाइप का आपको पढ़ाया है। सबसे पहला बोला बेटा इनेट, क्या बोला? दूसरा हमने बोला है एक्वायर्ड। अरे यस सुनो, एक्वायर्ड भी दो टाइप का, एक्टिव और पैसिव। और इनेट भी दो टाइप का, एक्टिव और एक्टिव इम्यूनिटी जो सक्रिय इम्यूनिटी होता है, पैसिव इम्यूनिटी जो निष्क्रिय इम्यूनिटी होता है। डू यू अंडरस्टैंड? इनेट जो जन्मजात आता है और एक्वायर्ड जो जन्म के बाद अर्जित किया हुआ होता है। बात क्लियर है सबको? मेरे दोस्तों, अब जो हम किसी भी बच्चे को टीके लगाते हैं यानी वैक्सीनेशन करते हैं, तो उससे हम उसके शरीर में बहुत ही कम अमाउंट में एंटीजन डालते हैं। यानी कि दो आपके इम्यून सिस्टम के पार्ट, प्रतिरक्षा तंत्र के दो पार्ट, एंटीजन और एंटीबॉडी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अभी आज आपका एक तो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा एड्स, अभी तो रिवाइज करवा रहा हूं थोड़ा बहुत। एक आपको मैं पढ़ाऊंगा कैंसर, और एक पढ़ाएंगे आपको ड्रग्स। सबसे ज्यादा एक्साइटेड यही है बेटा ड्रग्स का। ड्रग्स में अफीम है, हेरोइन है, चरस है, गांजा है, कोकेन है, कैनाबिस है, बारबिचुरेट्स है, सेडेटिव्स है, धतूरा है, इतनी सारी ड्रग्स। ये सब पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, हेल्थ एंड डिजीज। डू यू अंडरस्टैंड? और कैंसर एक लाइलाज बीमारी, और उससे भी लाइलाज खतरनाक है। मतलब यूं समझो, एड्स और कैंसर बराबर खतरनाक बीमारियां हैं। एक बार हो गया तो कोई इलाज नहीं है। कैंसर वाला व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को फिर भी खतरा नहीं होता है, वो उसी में रहेगी। लेकिन एड्स वाले व्यक्ति से दूसरे लोगों को भी खतरा होता है। डू यू अंडरस्टैंड? ये बात जानते हो आप?
तो वो हम डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले मैं समरी करवा दूं थोड़ा सा आप सबको। दो पार्ट है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में, एंटीजन और शरीर में बाहर से अगर कुछ भी गया, चाहे फिर वो किसी को ब्लड चढ़ाया हो, चाहे किसी को किडनी डोनेट करी हो, लालू की बेटी ने लालू को किडनी डोनेट कर दी एक, या सुनो, चाहे फिर किसी को लीवर डोनेट किया हो, कोई भी बाहर से ऑर्गन डोनेट किया हो, आंख डोनेट करी हो, कान डोनेट किया हो, कुछ भी किया हो, बाहर से अगर कुछ भी किसी के शरीर में जाएगा तो वो उसके शरीर के लिए कहलाता है बेटा। और जब जब एंटीजन जाएगा, हमारे शरीर का एंटीबॉडी इसका विरोध करेगा। जब भी बाहर से कोई एंटीजन आएगा, जैसे आप आना इधर, जैसे ये लड़का है, लड़का ही है ना, अब इसको मान लो कि भाई साहब ब्लड की जरूरत है, तो यूं खड़ा हो जाओ ऐसे। अब मैं इसको ब्लड दूंगा, तो पहले सबसे पहले ब्लड दूंगा तो मुझे ये पता है कि यार मैं जो दूंगा इसकी बॉडी के अंदर वो एंटीजन कहलाएगा, इसका बॉडी उसका विरोध करेगा। तो डोनेशन करने से पहले ये तो हो जाएगा रिसिपिएंट और मैं हो जाऊंगा डोनर, मैं दाता ये ग्राही। अब भाई साहब सबसे पहले अगर डोनेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनके शरीर का, मेरे ग्रुप का, और एक एंटीजन एंटीबॉडी टिश्यू के अंदर जो एंटीजन है उसका, अभी इनका शरीर स्वीकार करेगा उस बात को, यस और नो। ऐसे ही अगर किडनी देना चाहता हूं तो जाते ही ये दूसरे शरीर की किडनी इसमें जाएगी, तो इनका प्रतिरक्षा जो है उसका विरोध। और ग्राफ्ट जो है, कोई भी शरीर में ऑर्गन को डालना ग्राफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ग्राफ्ट जो है वो रिजेक्ट कर देगा इनका शरीर, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो उस पर आक्रमण, अटैक कर देगा और उस ऑर्गन को नष्ट कर देगा, डैमेज कर देगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो मेरे साथियों, हमें दो बातें चेक करनी पड़ती है, एक हिस्टो कंपैटिबिलिटी यानी उत्तक का कंपैटिबिलिटी, और दूसरा ब्लड का ग्रुप। अगर ये मैच हो रहा है तभी आदान प्रदान हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर है बात? चलिए, ये बात समझ में आ गया, एंटीजन एंटीबॉडी। अब मैं कहूं आपसे वापस से भाई साहब कि हम बात कर रहे थे किस पर? एड्स का पूरा नाम क्या बताया हमने? वेरी गुड, शाबाश। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मैंने कहा कि सबसे पहला लेटर यूज किया गया अर्जित। बीमारी के नाम से बहुत कुछ पता चलेगा। अर्जित, एक्वायर्ड, मतलब ये इनकी खुद की मेहनत से अर्जित की हुई बीमारी है। यस और नो? इनको किसी ने नहीं दी। इसमें जो भी कर्म कांड है वो सब इन्हीं का है। यानी कि अर्जित है। तो मेरे दोस्त, अर्जित का मतलब या तो इन्होंने सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से अर्जित किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाया किसी भी ऐसे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, अननोन पार्टनर्स के साथ, और ये बीमारी इनके अंदर वहां से चल करके आ जाती। या फिर इन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले लिया, उससे खून डोनेट करवा लिया जिसको ऑलरेडी क्या था, तो इनमें भी इस बीमारी का वेलकम हो गया, स्वागत हो गया। या फिर ये बहुत ही हैवी ड्राइवर है, बहुत हैवी लेवल का नशेड़ी है, और ये दवा ड्रग्स कैसे लेता है? आईवी रूट से। कैसे? यानी कि ये है भाई साहब आईवी ड्रग अब्यूजर, इंट्रावीनस, शिरा के रूट से दवा लगाते हैं ये लोग। तो जो बड़े लेवल के नशेड़ी होते हैं, पहले शुरू में एडिक्शन कैसे बनता है? पहले शुरू में थोड़ी किसी भी चीज की, चाहे सिगरेट की हो या तंबाकू की हो या फिर अल्कोहल की हो या कोई दूसरी ड्रग्स हो, शुरुआत में थोड़ा यारी दोस्ती बनती है
और दोस्त कहता है अरे यार क्या जा रहा है, कोई नहीं आजकल दोस्त चल रहा है, ले ले। शुरुआत में थोड़ा 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 उसको उसका प्लेजर आता है। क्या आता है भाई साहब? गलत संगत में कैसे जाता है अडल्ट, एडोलिसेंट। आप सब अडल्ट हैं, एडोलिसेंट है या चिल्ड्रन से? आप एडोलिसेंट हैं। अडल्ट और चाइल्डहुड के बीच का जो पुल होता है वो एडोलिसेंट कहलाता है, जिस उम्र में सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्यूरियोसिटी होती है। सवाल भी बहुत आते हैं, शरीर एक्टिव भी सबसे ज्यादा रहता है, और डिसीजन कैरियर के इसी उम्र में आकर के बनते हैं। एडोलिसेंट, एडोलिसेंट इज अ ब्रिज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्ट। उगता हुआ पेड़, या सुनो, उसको सही से सींच देंगे तो उसमें बढ़िया फल आएंगे, मीठे। और अगर वो इसी लाइन में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला तो इसी उम्र में फिर वो गलत ट्रैक पे भी जाता है। तो बच्चों पे विश्वास करो, पहली बात तो फुल विश्वास करो, ताकि उसको डर से नहीं डराना पड़े। अपने बच्चों पे इतना भरोसा करो कि उसको भरोसा तोड़ने से डर लगने लग जाए। डर से थोड़ी बच्चा डरता है, क्या सुनो? बिगड़ेगा तो अच्छे से बिगड़ेगा, सुधरेगा तो अच्छे से सुधरेगा, दोनों बातें। तो देखिएगा मैंने क्या कहा बेटा, कि शुरुआत में जब इस ड्रग को, किसी भी ड्रग को शुरू करेंगे तो पहले इस पे धीरे 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 उसको अच्छा फील आएगा, उससे उसकी निर्भरता आती जाएगी एक स्टेज पे आकर के, और वो उस पे निर्भर, उसको कहते हैं डिपेंडेंस। क्या कहेंगे? अब वो ड्रग लेगा तभी उसको आराम मिलेगा, तभी दिन भर वो काम करेगा, तभी जाके उसका दिमाग काम करेगा, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर आदी हो चुका है। कुछ तो आई ओपनर होते हैं। आई ओपनर मतलब सुबह के टाइम पे हम पानी पीते हैं और वो शराब पीते हैं, अल्कोहल से ही आंखें खोलते हैं। मतलब अल्कोहल के इतने बड़े एडिक्टर, अब जब कोई ड्रग को कंटिन्यूसली कोई भी व्यक्ति ले रहा है, अब्यूजर यूज कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर उसका डिपेंडेंस आ जाता है और एक लेवल आ जाता है जिसपे उसको कुछ ही नहीं होता है। अब वो उस प्लेजर को जो पहले महसूस होता था, महसूस करने के लिए इंजेक्टेबल फॉर्म में ग्रुप बना के दवा लेना शुरू कर देते हैं, और एक सिरिंज लेते हैं, इंजेक्शन उसमें भर ली, और थोड़ी सी ले, तू लगा ले, फिर अगला, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी 2-2 ml सबने बराबर लगा ली। अगर किसी ने 2.5 लगा ली, लड़ाई हो जाएगी। सबने बराबर बराबर लगा ली और उनको बढ़िया नशा आ गया, पड़े रहेंगे इधर उधर। क्या सुनो, हुआ इससे ये कि उनकी गैंग में अगर एक भी व्यक्ति एड्स से अफेक्टेड बैठा हुआ था तो उन्होंने वो दवा नहीं, एड्स को सब में बांट लिया। या सुनो, और अब वो घर पे जाएंगे, उनकी पत्नियों को दे देंगे तोहफे में। या सुनो, और मल्टीपल पार्टनर्स अगर रखते हैं तो और भी आगे फैला देंगे। इस तरह से मेरे दोस्त, एड्स की वजह से पूरे विश्व में पिछले कुछ सालों में 20 मिलियन 25 मिलियन लोगों की मौत हुई है। 1 मिलियन 10 लाख और 25 मिलियन लोगों की मौत एड्स से होती है। तो लोगों की डेथ का कारण, एक बहुत बड़ा कारण है एड्स। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो मैंने कहा कि साहब ये क्या करता है, एक्वायर्ड का मतलब समझ में आ गया। अब मैंने ये बात अभी, और सिंड्रोम, दोस्त अब सुनो बात क्या होता है। HIV का वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, शरीर में घुसेगा और घुस के हमारे शरीर की मैक्रोफेज पर जाके काम करता है। किससे जुड़ गया, किसमें घुस गया? ये HIV वायरस एक RNA वायरस होता है। कैसा होता है बेटा? और इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या बोला जाएगा? इलाज कुछ भी नहीं है, लेकिन इलाज में बाद में, अंत में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको समझाने के बाद, इलाज के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चालू किया जाएगा। इलाज कुछ भी नहीं है, केवल संतुष्टि के लिए
इस वायरस की ग्रोथ को नियंत्रित करने के लिए कौन सा थेरेपी होता है? तो कह दिया जाए कि एचआईवी वायरस किस प्रकार का वायरस है, कौन सी कैटेगरी में आता है, एचआईवी या एड्स के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी थेरेपी शुरू होती है, या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कौन सी डिजीज के लिए दी जाती है, कौन सा वायरस आरएनए वायरस है, कौन सा वायरस रेट्रोवायरस है। कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात एक ही है। सवाल सीधे बनाओ या उल्टे बनाओ, बात एक ही है। क्लियर है? अब मेरे दोस्त ये मैक्रोफेज में घुस गया, इसके पास क्या है, लेकिन हमारी सेल के पास क्या है? डीएनए। हमारी बॉडी की सारी सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और आरएनए या साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, सेल के कोशिका द्रव्य में। लेकिन ये गया, अरे या सुनो, शरीर में एंट्री करते ही एचआईवी वायरस सीधा किस पे अटैक करेगा? मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज के किससे जाके जुड़ गया, और देखते ही देखते इस पूरे डीएनए को अपने रंग में रंग लेता है, और डीएनए से अपने जैसा, क्योंकि मेरे दोस्त डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आरएनए कहां से बनता है? किससे बनता है? डीएनए से। किससे? किससे? क्या बनता है? इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? दोनों, या सिर्फ डीएनए या सिर्फ आरएनए? आनुवांशिक फीचर्स को माता पिता से बच्चों में जो जाते हैं, आनुवांशिक बीमारियां हो या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो, दे आर ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ डीएनए ओनली, आरएनए, या डीएनए आरएनए, या दोनों में से कोई नहीं? जरा बताइए। पक्की बात? श्योर? आरएनए नहीं आएगा? हमारे शरीर में होते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं बेटा? दो प्रकार के। जेनेटिक्स अगली यूनिट जेनेटिक्स से आई। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार होते हैं, एक डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डी एन ए और आर एन ए। अलग अलग पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। डी एन ए और आर एन ए। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। गुणों को एक प्रजाति से, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, यूनिक है, यूनिक। पूरी दुनिया में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप प्राउड से ये कह सकते हैं कि मेरे जैसा दुनिया में कोई भी, और है तो मुझे बता दो। हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट बिल्कुल यूनिक है, हर व्यक्ति का डीएनए बिल्कुल, हर व्यक्ति की आंखों की रेटिना बिल्कुल। एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज अ वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप जो भी हैं, आपके माता और पिता दोनों की कड़ी मेहनत के परिणाम हैं। इसलिए आप में 23 गुण मां से आए और 23 गुण पिता से आए, और इस तरह से आपके अंदर 46 गुणसूत्र वाली कोशिका से ये दानव जैसा शरीर वापस बना। यस नो? तो हमारे माता और पिता के बीच लड़ाई ना हो, इसलिए उस ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आधे पिता से और आधे माता जी से। क्लियर है बात? इस तरह से हमारा शरीर बनो। अरे यस नो? बात तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्या ऊपर ऊपर उड़ रहा है? आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आरएनए का काम होता है मेरे गजोधर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसिस करना। किसका सिंथेसिस बेटा? यानी कि हमारे शरीर की जो हर सेल है,
हर सेल जिंदा रहने के लिए क्या बनाती है, और प्रोटीन किसकी मदद से बनता है? ये क्लियर हो गया डीएनए आरएनए शॉर्ट में। अभी आगे बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी इतना काफी है। अभी हम रेट्रोवायरस पे आ जाते हैं वापस। रेट्रोवायरस एक आरएनए वायरस है। ये वायरस किसमें घुसता है? मैक्रोफेज में। किसमें? और मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में। ये क्या है? सेल का केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसमें घुस जाता है और इसकी मदद से अपने जैसा ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम देता है। ये आरएनए एचआईवी आरएनए है। ओके। और ये मैक्रोफेज जस्ट फंक्शन लाइक दैट ऑफ फैक्ट्री की तरह काम करेगी। एचआईवी वायरस को पैदा करने के लिए जस्ट इज वर्क लाइक दैट ऑफ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की तरह काम करेगी। इस तरह से ये एचआईवी आरएनए आरएनए डीएनए से आरएनए बन गया। किससे बना? डीएनए से आरएनए, यानी ट्रांसक्रिप्शन। तो दिस इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के माध्यम से डीएनए से आरएनए बना लिया, नया आरएनए बना लिया, एचआईवी आरएनए बना लिया। और इस तरह से इसके बहुत सारे प्रोजीनी बनते हैं, यानी बहुत सारे एचआईवी वायरस बनते हैं। और अब ये एचआईवी वायरस इस व्यक्ति के टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर जाकर के अपना घर बना लेते हैं। और टी लिम्फोसाइट, यू नो दैट, एक इम्यून सेल है, प्रतिरक्षा सेल है कि नहीं है? दो तरह की इम्यून सेल, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स पे इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। क्या कर लिया? टी लिम्फोसाइट सेल्स में अपना आरएनए घुसेड़ दिया और सारी टी लिम्फोसाइट सेल्स को एचआईवी सेल्स में बदल दिया। अब टी लिम्फोसाइट तो हम जानते थे, इट इज अ इम्यून सेल, हमारी प्रतिरक्षा कोशिका है ये। अरे या सुनो, बात समझ में आता रहे, वैसे वैसे बराबर रिस्पॉन्स देते रहो। प्रतिरक्षा कोशिका है कि नहीं है? अब भाई साहब, एक स्वस्थ व्यक्ति में यदि मैं बात करूं तो टी सेल का नॉर्मल काउंट समझेंगे। एक स्वस्थ पुरुष और महिला के अंदर, एक स्वस्थ मानव के अंदर नॉर्मली टी सेल का काउंट 900 सेल्स पर mm³, यानी हमारे 1 mm³ ब्लड में नंबर ऑफ टी सेल कितना ये होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। ओके। जब टी सेल का काउंट घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा, क्योंकि टी सेल पे तो आक्रमण किसने कर दिया? एचआईवी ने। किसने किया? तो धीरे धीरे टी सेल तो किसमें बदल रही है? एचआईवी के अंदर। किसमें बदल रही है बेटा? और ऐसा होने से धीरे 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 टी सेल का काउंट कम होने लगेगा। और यदि टी सेल काउंट 500 से कम रह जाएगा मेरे दोस्त, तो इसमें इम्यून डिसऑर्डर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इम्यून डिजीज हो जाती। इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। इम्यून सिस्टम यानी कि हो चुका है इम्यूनो immune system will become very weak. That is called immunodeficiency. Yes or no? और अब ये एड्स वायरस के, एड्स बीमारी के नाम में जाने वाला है वहां फर्स्ट पेज पे, यहां से उठ के इम्यूनोडेफिशिएंसी तक पहुंच चुके हो आप। एक्वायर्ड वहीं पे बता दी थी बात। इम्यून सिस्टम विल बिकम वेरी वीक, और जो भी वायरस, जो भी इंफेक्शन, चाहे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेपेटाइटिस, फीवर, एनीथिंग, कुछ भी जो भी होता है सृष्टि में, वो हर इन्फेक्शन जैसे ही ये व्यक्ति उसके कांटेक्ट में जाएगा, वेलकम 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 वेलकम। कोई भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं होगा जिसको तो इसका शरीर रोक ले, नहीं रोक पाएगा।
हर इन्फेक्शन, और ये धीरे धीरे घटते घटते 200 से कम हो जाएगी और इसकी हालात गंभीर हो जाएगी और कहेगा कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या सुनो, ऐसी स्थिति आ जाएगी मेरे दोस्त कि 200 से कम होते ही हर इन्फेक्शन, चाहे वो गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, एसटीडी है, कोई भी बीमारी, सबका स्वागत। और 200 से कम हो जाने पर इसमें सैकड़ों इन्फेक्शन पैदा हो जाएंगे। हर ऑर्गन का इन्फेक्टेड हो गया, बॉडी का, शरीर का हर अंग इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी ओवरऑल बिकम सिंड्रोम। क्या हो चुका है? बीमारी एक हो तो डिजीज कहलाती है, लेकिन बीमारी सैकड़ों हो तो सिंड्रोम कहलाता है। व्हाट यू मीन्स बाय द सिंड्रोम? दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। बीमारियों का समूह क्या कहलाता है बेटा? सिंड्रोम। क्लियर है बात? ग्रुप ऑफ डिजीज, दिस इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। क्या कहलाएगा? सिंड्रोम। तो मेरे दोस्त, बात समझ में आ गया? अब चलते हैं हम इसके नाम पे। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब समझ में आ गया? डिक्रीज टी सेल काउंट लेस देन 200। साइंस इज टोटली लाइक दैट अ मैथमेटिक्स। साइंस पूरी तरह से मैथ से, बस उसको समझना आना चाहिए, फिर उसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है। सिर्फ इसका नाम ही तो सब कुछ बयां कर रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं? नया कुछ पढ़ ही नहीं रहे, जो नाम में है वही सारी बात बता रहे हैं। सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, बीमारियों का समूह। दिस इज द एड्स। ये होता है बेटा एड्स। ये होता है इसके शरीर में पनपने की पैथोफिजियोलॉजी, इसका चक्र, किस तरह से ये शरीर में जाके ग्रोथ करता है। ये होता है इसकी वजह से इम्यून सिस्टम का वीक होना, और प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर हो जाएगा इस व्यक्ति का, ये अस्पताल में चला गया अगर घूमने के लिए भी, किसी क्लाइंट से मिलने भी, तो अस्पताल के अंदर थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है, जहरीला। जहरीले से मतलब है मेरा इन्फेक्शन। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो इजीली उधर से कुछ ना कुछ लेके ही आओगे, ऐसा ना खाली हाथ नहीं आओगे। इम्यून सिस्टम जो हॉस्पिटल वर्कर्स होते हैं, उनको आए दिन वो वैक्सीन का काम करता है। अरे बात समझ में आई? जितने एनवायरनमेंट में आने से लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है ना, उतना उनके अंदर नॉर्मल एडिक्शन होता है, क्योंकि इतने इन्फेक्शन में वो आए दिन काम करते हैं और उनका बॉडी उसके प्रति एकदम अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है, एडेप्टेशन कर लेता है, और इजीली उनको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। शुरुआत में होगा, लेकिन धीरे धीरे पूरे शरीर एंटीबॉडी बना लेगा। शरीर में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हो जाता है हॉस्पिटल एम्प्लॉइज के। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? नॉर्मल ये एड्स वाला पेशेंट चला गया, अगर आपका दोस्त है और साथ में घूमने चला गया, तो उधर से खाली हाथ, उधर से 10-20 चीजें लेके आएगा, इन्फेक्शंस लेके आएगा, और बीमारी बहुत सीवियर लेवल से इसके बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर देगी, और बॉडी के ऑर्गन खत्म, और फाइनली एड्स वाला भी बचेगा नहीं। मेरे दोस्त, ऐसी बीमारियों का सिर्फ प्रिवेंशन किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है, इलाज। और यू नो दैट एक और वायरस, ये भी वायरल है कि नहीं है? अरे वायरल ही है ना। और हमारे पास जितनी भी मेडिकल स्टोर में, बड़ा मेडिकल है तो भी उसमें जितनी दवाइयां भरी है वो सब एंटीबैक्टीरियल है, यानी कि हमारे पास बैक्टीरिया के डिजीज को रोकने के लिए तो दवा है, लेकिन हमारे पास एंटीवायरल दवाइयां अभी भी नहीं है। यानी जब भी वायरल इंफेक्शंस आते हैं तो हमारी मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देती है। जैसे कि अभी कोरोना तो आप सबने देखा है, कुछ किस्मत है आपने ऐसा जमाना देखा, ताकि बच्चे होंगे आपके तो उनको स्टोरी तो सुना पाओगे कि हमारे टाइम पर ऐसे देखा हमने, अमेरिका में लाशें वाशें इतनी बिछ गई थी,
क्लियर है मेरे दोस्त? इन बीमारियों को रोकने के लिए यदि अगर कोई भी ऐसा एंटीबॉडी बना लिया जाए, एंटीजन बना लिया जाए और उस एंटीजन को शरीर में एडमिनिस्टर करवा के उसके प्रति एंटीबॉडी डेवलप करवा दी जाए। जैसे सपोज करो आप 4 साल के हो, कितने साल की उम्र है आपकी? अरे इमेजिन करो यार, कितनी है? किसी की 4.5 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 4.5 यानी 5 साल से कम है। तो आपके घर के बाहर मेडिकल स्टाफ आएगा, नर्सिंग स्टाफ, और गेट बजाएगा और एक नंबर लिख के चला जाएगा और आपको 2 बूंद जिंदगी की पिला के चला जाएगा। पल्स पोलियो की दवा एक साथ पूरे देश में पिलाई जाती है, इसलिए उसके नाम में रखा पल्स पोलियो। पल्स का मतलब एक साथ 2 बूंद पूरे देश को पिलाई जाएगी, एक साथ पूरे देश में चलता है। अब हमारे यहां से भारत में से पोलियो खत्म हो चुका है, अब पोलियो की बीमारी यहां पे नहीं होती। तो वो जो 2 बूंद आपको पिलाई जा रही है वो वाकई में वही वायरस है जो बीमारी पैदा करता है, वो पिलाया जा रहा है। बात को समझ रहे हो आप? मैं क्या समझाना चाहता हूं? जितने भी वैक्सीन हैं, टीके हैं जो इम्यूनाइजेशन में लगाए जाते हैं, उसमें वही एंटीजन पिलाया जाता है करता है। पोलियो वायरस निष्क्रिय रूप में, पोलियो वायरस को निष्क्रिय रूप में लेबोरेटरी के अंदर पोलियो वैक्सीन बना लिया गया। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? और वो 2 बूंद पिलाई और 2 बूंद पिलाते ही शरीर में गया वो एंटीजन। हमारा शरीर उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत में एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बनते ही और अब शरीर में उस एंटीजन के प्रति एक प्रतिरक्षा बन जाएगा। भविष्य में यदि हकीकत वाले, ओरिजिनल वाले पोलियो वायरस से काम ना हुआ, वो हमारा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उस वायरस के प्रति प्रतिरक्षा एंटीबॉडी ऑलरेडी बना हुआ है। इनको कहते हैं बेटा वैक्सीनेशन या टीकाकरण। समझ गए? क्वेश्चन करें आप।